पीछे आए। ट्रांसफर करूंगा कलमा तो प्रकाश चौटाला जी से वो आए तो अपना संदेश आएंगे करो बजे जो भी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। जोरदार तालियों से जो भी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जो भी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। प्रधान जी आप एक बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभास्थल में उपस्थित दक्षिण जिला के पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया और मेरे जेल जाने के बाद बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया था जब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो गया। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। मैं जेल से रिहा होने के बाद सर्वप्रथम उन साथियों को बधाई देने गया जो पिछले 9 महीने से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बगैर भूखे प्यासे किसान के अधिकारों के लिए संघर्ष में जूझ रहे। मैं जब उनको बधाई दे रहा था तो मैंने गौर से देखा उस संघर्ष में 36 बिरादरी के लोग बैठे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेला, सभी लोग इस सरकार का अंत करने का निर्णय लेकर के संघर्ष में जूझ रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी और मुझे ये विश्वास हो चला था कि अब निश्चित रूप से राजनीति में बदलाव आएगा। मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। मुझे जब सजा दी गई तो इस बात को लेकर के दी कि हमारी सरकार के वक्त में हमने 3610 युवकों को रोजगार दिया था, नौकरी दी। जिन युवकों को हमने रोजगार दिया, नौकरी दी, उनकी तो प्रमोशन हो गई, तरक्की हो गई और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल में रहा। आपको सुनकर के हैरान होगी
इन्होंने परंपरा को भी तोड़ दिया। जो लोग अदालत में जाकर दरख्वास्त देते हैं, शिकायत करते हैं, उनकी सुनाई होती है, यहां उल्टा काम हुआ। जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ शिकायत की थी उसको भी हमारे बराबर 10 साल की सजा हुई है। ये एक नई परंपरा। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। हमारी सरकार जब गई थी तो हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ा। और आज हरियाणा सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा तो 1 लाख का कर्ज अपने सर पर लेकर के पैदा होगा। आज लुटेरों के हाथ में सत्ता आ गई। इन्हें लोगों से कोई प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं। ये तो पैसा लूटने पर लगे और लूट की सारी सीमाएं लांघ दी। 1978 में लोकसभा के चुनाव थे। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और अपने संबोधन में जब वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो सभा में से एक बुजुर्ग ने खड़े होकर के कहा, चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा कैसे? तो उस बुजुर्ग ने कहा, पहले पैसे लेके काम तो कर दिया करते थे, अब ये कमर पैसा भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आ गई। इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जिससे इस देश की सारी संपत्ति टैक्स की शक्ल में मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, अंबानी और अडानी टाइप से, उनके पास जाता है और उनसे ये लूट करके देश की अर्थव्यवस्था चलना की सारी सीमाएं टूट चुकी। आज इस देश का हर नागरिक दुखी। जैसा मैंने अभी बताया, 36 राशि के लोग दुखी, और वो दुखी लोग एक मन बनाए बैठे हैं कि जब भी अवसर मिले हम इस सरकार का पतन करेंगे और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से सारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा दल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है। ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ एक पौधा, हमने और आप सब लोगों ने मिलकर के इस पौधे को अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल तोड़ करके लूट करके ले गए। हमें बहुत दिक्कत और परेशानी। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया, जो लोग गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए, जो वर्गला दिए गए, बहका दिए गए, या कोई स्वार्थ के वशीभूत आपको छोड़ करके चले गए, वो आज बहुत दुखी और परेशान। उन्हें पुचकार के पार्टी में शामिल करने का काम। संगठन को मजबूत बनाओ, और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और आपकी जब सरकार बनेगी तो अतीत में अगर हमने अच्छे काम किए हैं
भविष्य में उससे भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूं। एक दफा मैं चंडीगढ़ गया था और चंडीगढ़ में अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री की वो खिड़की सूनी पड़ी। हरियाणा के इस मौजूदा मुख्यमंत्री ने सरकार बनाने के बाद सबसे पहली घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसको सारी सुविधा दी है। मैंने लोगों से पूछा, इस खिड़की में तो कोई है ही नहीं। तब लोगों ने कहा कि क्या करें लोग आके, अगर कोई भूला भटका किसी काम के लिए आता है तो फिर पुलिस के द्वारा उन्हें फेंक करके दूर भगा दिया जाता है। आज कोई नहीं आता। मैंने उस दिन से ये मन बढ़ा लिया कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम इस नीति को बदलेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है जो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया था कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया है। आज की नालायक सरकारें सुविधा देने की बजाय आज सबसे ज्यादा दुविधा प्रदान करती है। देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है। देश का भाईचारा टूट चुका है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला। मैं सैर सपाटे के लिए नहीं गया था, बल्कि हर मुल्क के हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी कि आज समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें 36 जात के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलकर के रहते हैं। हम अपने 3 त्योहार ईद और क्रिसमस सब प्रेम से मिलकर के मनाते हैं। हमारे में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज की राजनीतिक पार्टी ने जाति पाति और धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटने का काम किया। ये हमें जात पात के नाम पे लड़ाते हैं और फिर हुकूमत करते हैं और हुकूमत की आग लेकर के यदि देश में पैसा लूटने का काम करते हैं। इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए आपको संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। इसीलिए हमने हर जिला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक गांव में जाए, एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें। पार्टी की मेंबरशिप शुरू है, आपके अध्यक्ष के पास कापियां आई हुई है, आप एक व्यक्ति को उसका मेंबर बनाएं। जो आदमी आपकी पार्टी की पर्ची कटा लेगा वो समर्पण भाव से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित हो जाएगा। संगठन जब मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और इसका इससे बड़ा सबूत क्या है कि हरियाणा प्रदेश में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली। संविधान के मुताबिक कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती। लेकिन सरकार इस चुनाव को टालती जाती है क्योंकि सरकार को डर है कि जब भी इलाहाबाद का चुनाव होगा तुम्हारी बुरी तरह से फायदे होंगे और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस चुनाव को टालती जा रही। और प्रदेशों की खाली सीटों के चुनाव हो रहे लेकिन हरियाणा का चुनाव नहीं करा रहे। बकरे की मां कैद खाओ चढ़ेगी, आखिर तो चुनाव कराना पड़ेगा। और मैं आपको बड़ी सभा में वायदा देकर के जाना
कि जिस दिन भी चुनाव घोषित होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा, उसके मुकाबले में विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ेंगे, उन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। और आपकी पार्टी का प्रत्याशी जब भारी मतों से जीत करके जाएगा, तो फिर सरकार में भगदड़ बच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। इनके चुने हुए नुमाइंदे जो है वो पार्टी छोड़ करके आपके पास आ जाएंगे, आप में शामिल हो जाएंगे। और जब संगठन आपका मजबूत होगा, तो फिर सत्ता आपके पक्ष चुनने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज हालात शानदार, माहौल आपके पक्ष में। आज आम आदमी की जुबान पर एक बात है, ये आने वाला भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक खलक नगाड़ा एक खुदा। जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर हम आपकी सारी दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, हमने अतीत में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस नीति को हमने बदल दिया। हमारे शासनकाल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाती थी कि नहीं जाती। मैं आपके जिला के एक गांव में गया था कि नहीं गया, और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो पूरी की गई थी कि नहीं की गई थी। कुछ ऐसी मांगे भी थी जो लोगों ने नहीं मांगी थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हम उन मांगों को पूरा करना जरूरी समझते। हमारा देश सेकुलर देश है। हमारे समाज में अगर किसी हिंदू की मृत्यु हो जाए तो फिर हम उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं। और अगर बारिश हो जाए, रास्ते पानी से भर जाए और किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए, उसे शमशान घाट में ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती। हम डेड बॉडी को घर में नहीं रख सकते, दाह संस्कार घर पर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सरकार के वक्त में हमने हर गांव के शमशान घाट को पक्का बनाने का काम किया, सारे रास्ते पक्के बनाने का काम। मुसलमान समाज के लोग अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका उनके जो कब्रिस्तान में ले जाकर के उनको दफनाने का काम करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाए और परिवार के सदस्य उसको ले जाकर के कब्रिस्तान में दफना करके जब वापस आते हैं तो फिर आवारा कुत्ते जो है उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल करके ले जाए, तो फिर मुसलमान अपमानित महसूस करता है कि नहीं करता। इसलिए हमने बिना मांगे सारे कब्रिस्तान की चारदीवारियां पक्की करने का काम किया। हम व्यावहारिक तौर पर हर बात को समझते हैं और उसके अनुसार निर्णय करते हैं। और सारी बातें तो हम पूरी करें ही करेंगे, लेकिन 3610 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा हुई। आज मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, राज बढ़ाना तो आपका काम है। आपके सरकार बनने के बाद हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हरिजन है, बैकवर्ड है, व्यापारी है, कर्मचारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कमेरा है,
हम हर योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाने का काम करें। अगर किसी योग्य बेटे की माँ बाप ने किसी कारणवश वोट कहीं नहीं दिया, हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे। किसी योग्य बेटे के उसके माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उसको सजा मिले, हम इसके पक्ष करते हैं। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि हम 36 जात के लाखों युवकों को नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। इस सब के लिए मैं आपसे निवेदन करना है, भाषण देने नहीं आया, भाषण का निमंत्रण देने है। भाषण सुनने के लिए तो आपको 25 तारीख को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर जींद जाना था और जींद की उस सभा में इस भारतवर्ष के हर सूबे के विपक्ष के अग्रणी नेता वहां पर मौजूद होंगे और इसके साथ ही हम उन योग्य नौजवानों को भी वहां सम्मानित करेंगे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल हासिल किए। आज इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि ओलंपिक गेम्स में हरियाणा के नौजवानों ने सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने का काम किया। हमारी जब हरियाणा में सरकार बनी, सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को मुझे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए रोहतक के आदेश किए और मैं जब सभा में बैठा हुआ था, कुछ लड़के जो प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे और सामने दीवार पर लिखा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति। मैंने अपने संबोधन में एक बात कही थी कि दीवारों पर जो लिखा गया है ये तो झूठा भी हो सकता है, लेकिन सिडनी की ओलंपिक गेम्स में उस वक्त सिडनी में ओलंपिक गेम्स हो रही, जो हरियाणवी नौजवान मेडल लेकर के आए, सोने का मेडल लेके आने वाले को 1 करोड़ रुपया नकद दें, गांधी के मेडल विजेता को 50 लाख रुपया दें और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपया दें। उस सिडनी के ओलंपिक गेम्स में एक महिला कर्णम मल्लेश्वरी जो आंध्र प्रदेश की बेटी थी और हरियाणा में ब्याही हुई थी, वो सिल्वर मेडल लेकर के आई, कांस्य पदक विजेता थी और जब वो वापस हवाई अड्डे पर उतरे, ना सिर्फ हमने उसका सम्मान किया बल्कि 25 लाख रुपए नकद उसको उसी वक्त देने का था। नौजवान लड़कों को उससे हौसला मिला और नई पीढ़ी ने ये मन बढ़ा दिया कि देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि ओलंपिक गेम्स में हम ज्यादा मेडल प्राप्त कर सकें। उन बच्चों को भी हम चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर जींद में सम्मानित करने का काम करें। इसलिए नई पीढ़ी के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए, क्योंकि युवाओं ने देश के नारे हुकूमत संभाली। अब मतलब तो युवाओं का है, हम तो उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत न पड़े। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा है, कोई भाषण देने नहीं आया, बल्कि आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाओ और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। इलाहाबाद का चुनाव इस बात का प्रमाण होगा। इलाहाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के मुकाबले में जितने लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानत जब्त होगी। आपका प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।